हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी क्लासेस। ये फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड का रियोलॉजी चैप्टर का लेक्चर नंबर 6 है और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं थिक्जोट्रॉपी के बारे में। साथ ही इसमें हम देखेंगे न्यूटोनियन एवं नॉन न्यूटोनियन सिस्टम के अंदर थिक्जोट्रॉपी को एवं लूप ऑफ हिस्टेरेसिस के बारे में स्टडी करेंगे एवं इसके टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे। इसके पिछली वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था डायलेटेंट फ्लो के बारे में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। थिक्जोट्रॉपी को हम जेल सॉल जेल फिनोमिना कहते हैं। आइए सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं थिक्जोट्रॉपी के। प्लास्टिक फ्लो जिसे हम बिंगम बॉडी बोल रहे थे एवं सीडो प्लास्टिक फ्लो जिसे हम शियर थिनिंग सिस्टम बोल रहे थे, ये दोनों ही सिस्टम शो करते हैं थिक्जोट्रॉपी को। तो आसान शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो हमारे प्लास्टिक फ्लो होते हैं जिसे हम बिंगम बॉडी कहते हैं, या फिर जो हमारा सीडो प्लास्टिक फ्लो है जिसे हम शियर थिनिंग सिस्टम बोलते हैं, ये दोनों ही एग्जाम्पल है हमारे थिक्जोट्रॉपी के। आइए अब हम एक डायग्राम की मदद से थिक्जोट्रॉपिक फिनोमिना के बारे में स्टडी करते हैं। आप अपने डिस्प्ले पे इस डायग्राम को देख पा रहे होंगे। ये एसिमेट्रिकल सॉलिड्स के पार्टिकल हैं, क्योंकि जो हमारे थिक्जोट्रॉपिक सिस्टम होते हैं ये एसिमेट्रिकल पार्टिकल्स को कंसिस्ट किए होते हैं। तो ये जो हमारा एसिमेट्रिकल पार्टिकल्स है, ये एक पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल से वीक वंडरवाल फोर्स के थ्रू अटैच होता है। ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये रेस्टिंग कंडीशन में है, और रेस्टिंग कंडीशन में होने के कारण ये जो स्ट्रक्चर है ये रिजिडिटी शो करता है अपने सिस्टम में, जिसके कारण जो हमारा सिस्टम है वो जेल नेचर शो करता है। और जैसे ही हम इस स्ट्रक्चर पे फोर्स अप्लाई करते हैं, ये स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन होता है और मटेरियल का ट्रांसफॉर्मेशन होता है जेल टू सॉल, और मटेरियल शो करता है शियर थिनिंग सिस्टम। यहाँ पे जो हमारा मटेरियल जेली नेचर का था, उस पर जैसे ही हमने शियर स्ट्रेस अप्लाई किया ये सॉल्यूशंस के फॉर्म में चेंज हो गया। इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा मटेरियल है इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है जेल टू सॉल। इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे जो हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है जिसमें हमारा मटेरियल एसिमेट्रिकल पार्टिकल एक दूसरे से वीक वंडरवाल फोर्स के थ्रू अटैच था। इस पर जैसे ही हमने शियर स्ट्रेस अप्लाई किया, ये जो हमारा वीक वंडरवाल फोर्स था ये ब्रेक किया और हमारा मटेरियल सॉल्यूशंस के फॉर्म में चेंज हो गया। यहाँ पे जो देख पा रहे होंगे जो हमारा सेकेंड स्ट्रक्चर है, इसमें जो हमारा मटेरियल है ये सॉल्यूशंस के फॉर्म में चेंज हो चुका है। और यहाँ पे जो ब्लू वाला लाइन है ये वाटर का लेयर है, एवं जो येलो वाला लाइन है ये पॉलीमर्स का लेयर है। इसमें जो हमारा एक वाटर का लेयर पे एक पॉलीमर्स लेयर फ्लो करता है। ओवरऑल इस प्रोसेस में देखा जाए तो जो हमारा मटेरियल शुरू में जेली नेचर का था, इसमें जो हमारे वीक वंडरवाल फोर्स के थ्रू हमारे पार्टिकल एक दूसरे से कनेक्ट है। इस पर जैसे ही हमने शियर स्ट्रेस अप्लाई किया है, पार्टिकल के बीच का जो वीक वंडरवाल फोर्स था वो ब्रेक किया और हमारा मटेरियल का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ जेल टू सॉल। यहाँ पे जो हमारा मटेरियल शुरू में जेली नेचर का था वो अब सॉल्यूशंस के फॉर्म में चेंज हो चुका है और वह शियर थिनिंग सिस्टम शो कर रहा है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो हमारा मटेरियल शुरू में जेली नेचर का था अब वो सॉल्यूशंस के फॉर्म में चेंज हो गया, क्योंकि इस पे हमने शियर स्ट्रेस अप्लाई किया। नेक्स्ट स्टेप में जैसे ही जो हमारा अप्लाइड शियर स्ट्रेस था, इस शियर स्ट्रेस के वैल्यू को जैसे ही हम रिमूव करेंगे या फिर डिक्रीज करेंगे, तो जो हमारा मटेरियल सॉल्यूशंस के फॉर्म में चेंज हुआ था, ये जो सॉल्यूशंस है ये दोबारा से जेल के फॉर्म में चेंज होने लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी मटेरियल की कंसिस्टेंसी थी अर्थात विस्कोसिटी थी, वो दोबारा से रीस्टोर होने लगी है। और ये जो प्रोसेस है ये स्लो रिकवर होगा, क्योंकि ये टाइम डिपेंडेंट फिनोमिना है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो हमारा सॉल्यूशन है ये दोबारा से जेल के फॉर्म में चेंज होने लगा है। जो हमारे एसिमेट्रिकल पार्टिकल के बीच का वीक वंडरवाल फोर्स ब्रेक हुआ था, वो दोबारा से उस फोर्स का फॉर्मेशन होने लगा है। और जैसे ही वीक वंडरवाल फोर्स का फॉर्मेशन होगा, हमारे एसिमेट्रिकल पार्टिकल एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। और जो हमारे एसिमेट्रिकल पार्टिकल एक दूसरे से वीक वंडरवाल फोर्स के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं, इस प्रोसेस में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ब्राउनियन मूवमेंट। क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा ब्राउनियन मूवमेंट होता है उसमें हमारे पार्टिकल का रैंडम मूवमेंट होता है, जिसके कारण जो हमारे सिस्टम में एसिमेट्रिकल पार्टिकल है वो एक दूसरे के पास आएंगे और वीक वंडरवाल फोर्स के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे और हमारा जो मटेरियल था वो अब जेली नेचर शो करेगा। ओवरऑल इस प्रोसेस में देखा जाए तो जो हमारे एसिमेट्रिकल पार्टिकल थे वो एक दूसरे से वीक वंडरवाल फोर्स के थ्रू कनेक्ट थे
और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहे थे। और ये जो स्ट्रक्चर जिस मीडियम में डिस्पर्ज था उस मीडियम की या फिर उस सिस्टम की विस्कोसिटी को इंक्रीज कर रहा था, जिसके कारण वो सिस्टम जेली नेचर शो कर रहा था। और जैसे ही हमने इस पर शियर स्ट्रेस अप्लाई किया, ये जो पार्टिकल के बीच का वीक वंडरवाल फोर्स था वो ब्रेक किया और जो हमारा मटेरियल था ये जेल से सॉल्यूशंस के फॉर्म में चेंज होने लगा। यहाँ पे जो हमारा मटेरियल का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ जेल टू सॉल, और देख पा रहे होंगे जो हमारा मटेरियल है ये सॉल्यूशंस के फॉर्म में चेंज हो चुका है। और यहाँ पे जो ब्लू वाला लाइन है ये वाटर का लेयर है एवं उसके ऊपर जो हमारे पॉलीमर्स के लेयर है वो फ्लो कर रहे हैं। एवं सेकेंड स्टेप में जैसे ही जो हमारा अप्लाइड शियर स्ट्रेस था, इस अप्लाइड शियर स्ट्रेस की वैल्यू को हम जैसे ही रिमूव किया या फिर डिक्रीज किया तो जो हमारा मटेरियल सॉल्यूशंस के फॉर्म में चेंज हुआ था, अब वही मटेरियल सॉल्यूशन से जेल के फॉर्म में चेंज होने लगेगा। यहाँ पे फिर से हमारे मटेरियल का ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा। यहाँ पे हमारा मटेरियल जो सॉल्यूशंस के फॉर्म में था अब वो जेल के फॉर्म में चेंज हो रहा है और हमारे मटेरियल के अंदर कंसिस्टेंसी गेन कर रहा है, क्योंकि जब हमारा मटेरियल जेल से सॉल्यूशंस के फॉर्म में चेंज हुआ था तो मटेरियल की कंसिस्टेंसी लॉस हुई थी। और दोबारा से जैसे हमारा मटेरियल सॉल्यूशन से जेल के फॉर्म में चेंज हो रहा है तो फिर से हमारी मटेरियल की कंसिस्टेंसी को गेन कर रहा है। जैसे ही हमने अपने शियर स्ट्रेस की वैल्यू को रिमूव किया या फिर डिक्रीज किया तो जो हमारा मटेरियल सॉल्यूशंस के फॉर्म में चेंज हुआ था अब वही सॉल्यूशंस दोबारा से जेल फॉर्म में चेंज होने लगा। और जैसे ही हमने अपने अप्लाइड शियर स्ट्रेस की वैल्यू को रिमूव किया या डिक्रीज किया तो जो हमारे एसिमेट्रिकल पार्टिकल के बीच जो वीक वंडरवाल फोर्स का ब्रेकडाउन हुआ था वो दोबारा से उस वीक वंडरवाल फोर्स का फॉर्मेशन होने लगा और एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से कनेक्ट होने लगे और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया, जिसके कारण दोबारा से जो हमारा सिस्टम है वह विस्कोसिटी को सोक करने लगा, अर्थात जो हमारा मटेरियल है वो दोबारा से विस्कस नेचर का हो गया। इस प्रोसेस में देखा जाए तो जो हमारा मटेरियल शुरू में जेल नेचर का था फिर वो सॉल्यूशंस में चेंज हुआ, फिर वो सॉल्यूशन से जेल में चेंज हुआ। इसीलिए हम थिक्जोट्रोपिक फिनोमिना को हम जेल सॉल जेल फिनोमिना कहते हैं। यहाँ पे जो हमारे अप्लाइड शियर स्ट्रेस की वैल्यू को रिमूव किए या फिर डिक्रीज किए तो जो हमारा मटेरियल है वो दोबारा से अपने पुराने स्ट्रक्चर को गेन कर लेता है। आइए अब हम न्यूटोनियन सिस्टम के अंदर थिक्जोट्रॉपी को एक ग्राफ की मदद से स्टडी करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब हम न्यूटोनियन सिस्टम का शियर स्ट्रेस एवं रेट ऑफ शियर के बीच एक ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है। इस ग्राफ में देख पा रहे होंगे जो हमारा स्ट्रेट लाइन प्राप्त हो रहा है, ये स्ट्रेट लाइन हमें तब प्राप्त हो रहा है जब हम मटेरियल पे शियर स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं और वो मटेरियल न्यूटोनियन फ्लो शो कर रहा है। आप अपने इस ग्राफ में देख पा रहे होंगे जब हमने शियर स्ट्रेस एवं रेट ऑफ शियर के बीच ग्राफ प्लॉट किया था तो जो हमें स्ट्रेट लाइन प्राप्त हो रही है इस स्ट्रेट लाइन को हम अप कर्व कहेंगे, क्योंकि हमने शियर स्ट्रेस अप्लाई किया अपने मटेरियल पे जो कि न्यूटोनियन फ्लो शो कर रहा था। तो जो हमें ग्राफ प्लॉट हुआ वो ग्राफ में स्ट्रेट लाइन प्राप्त हो रहा है और ये अप कर्व है, क्योंकि अभी तक हमने मटेरियल पे शियर स्ट्रेस अप्लाई किया था, लेकिन जैसे ही हमने अप्लाइड शियर स्ट्रेस की वैल्यू को रिड्यूस किया ये अप कर्व के सुपर इम्पोजेबल होगा, मतलब अप कर्व के ऊपर ही हमारा डाउन कर्व भी उसी लाइन को फॉलो करते हुए नीचे आएगा। तो हम कह सकते हैं कि न्यूटोनियन सिस्टम के थिक्जोट्रॉपी की ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उसमें अप कर्व एवं डाउन कर्व एक दूसरे के सुपर इम्पोजेबल रहेंगे। आसान शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो हमारा अप कर्व है इसी के लाइन को फॉलो करते हुए हमारा डाउन कर्व भी आएगा, मतलब अप कर्व एवं डाउन कर्व किसी प्रकार का डेविएशन शो नहीं करेगा। आइए अब हम नॉन न्यूटोनियन सिस्टम के अंदर थिक्जोट्रॉपी को एक ग्राफ की मदद से स्टडी करेंगे। आप अपने डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे इस ग्राफ को। ये ग्राफ हमें तब प्राप्त हुआ जब हम नॉन न्यूटोनियन सिस्टम का एक ग्राफ प्लॉट किए शियर स्ट्रेस एवं रेट ऑफ शियर के बीच, तो हमें कुछ इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त हुआ। इसमें जो हमारा अप कर्व है ये हमें तब प्राप्त हुआ जब हमें नॉन न्यूटोनियन फ्लो दिखाने वाले मटेरियल पे शियर स्ट्रेस अप्लाई किए तो हमें ये अप कर्व प्राप्त हुआ। और ये जो स्ट्रेस है अप्लाइड स्ट्रेस इसकी वैल्यू को जब हम रिड्यूस किए तो ये हमारे डाउन कर्व प्राप्त हुआ। इसमें देख पा रहे होंगे जो हमारा अप कर्व है एवं डाउन कर्व है
एक ही लाइन को फॉलो नहीं कर रहा है। मतलब यहाँ पे जो हमारा डाउन कर्व है ये डेविएशन शो कर रहा है अप कर्व के। तो आसान शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो हमारा नॉन न्यूटोनियन सिस्टम में अगर थिकजोट्रॉपी की बात करें तो उसमें जो डाउन कर्व होता है वो डाउन कर्व अप कर्व से डेविएशन दिखाता है। मतलब यहाँ पे जो हमारा अप कर्व है एवं डाउन कर्व है वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं रहेंगे। जबकि वहीं बात करें न्यूटोनियन सिस्टम की तो उसमें जो हमारा डाउन कर्व था वो अप कर्व के सुपर इम्पोजेबल थे। वहाँ पे डाउन कर्व डेविएशन शो नहीं कर रहा था अप कर्व से। साथ ही ये जो हमारा नॉन न्यूटोनियन सिस्टम का जो हमने ग्राफ प्लॉट किया है इस ग्राफ में आप देख पा रहे होंगे जो हमारा डाउन कर्व है ये इस ग्राफ के लेफ्ट साइड में शिफ्ट होते जा रहा है। और जब भी किसी ग्राफ में जो कर्व लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा तो उस मटेरियल की कंसिस्टेंसी लॉस होगी, अर्थात उस मटेरियल की विस्कोसिटी लॉस होगी। आइए अब हम प्लास्टिक एवं स्यूडो प्लास्टिक फ्लो दिखाने वाले जितने भी मटेरियल होते हैं उसके अंदर थिकजोट्रॉपी को एक ग्राफ की मदद से स्टडी करेंगे। आप अपने डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे इस ग्राफ को। ये प्लास्टिक एवं स्यूडो प्लास्टिक दिखाने वाले जितने भी मटेरियल है उसका हमने ग्राफ प्लॉट किया शियर स्ट्रेस एवं रेट ऑफ शियर के बीच। इसमें देख पा रहे होंगे हमने दो कर्व प्राप्त हो रहा है। एक जो रेड वाला कर्व है ये स्यूडो प्लास्टिक मटेरियल का है एवं जो ब्लैक वाला कर्व है ये प्लास्टिक मटेरियल का है। इसमें देख पा रहे होंगे दोनों ही कर्व में जो डाउन कर्व है ये इस ग्राफ के लेफ्ट साइड में शिफ्ट होते जा रहा है, जो यह इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारी मटेरियल की कंसिस्टेंसी है मतलब जो विस्कोसिटी है वो घटते जा रही है। इस ग्राफ में आप देख पा रहे होंगे जो प्लास्टिक एवं स्यूडो प्लास्टिक मटेरियल का जो हमें कर्व प्राप्त हो रहा है इस कर्व का जो डाउन कर्व है ये डाउन कर्व डेविएशन शो कर रहा है अप कर्व से और ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट होते जा रहा है। इसमें जो अप कर्व है प्लास्टिक एवं स्यूडो प्लास्टिक का वो डाउन कर्व एक दूसरे के सुपर इम्पोजेबल नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो ग्राफ प्राप्त हो रहा है इस ग्राफ में जो हमारा प्लास्टिक एवं स्यूडो प्लास्टिक मटेरियल का जो डाउन कर्व है ये लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहा है, जिसके कारण जो हमारी मटेरियल की कंसिस्टेंसी है वो घटते जा रही है। इसका कारण यह है कि जो हमारे पार्टिकल थे वो एक दूसरे से वीक वंडरवाल फोर्स के थ्रू अटैच थे और जैसे ही हमने शियर स्ट्रेस अप्लाई किया वो जो वीक वंडरवाल फोर्स थे वो ब्रेक किए, अर्थात वो इस स्ट्रक्चर के अंदर ब्रेकडाउन हुआ और हमारी मटेरियल शियर थिनिंग सिस्टम शो करने लगी, अर्थात हमारी मटेरियल जेल से सॉल्यूशंस के फॉर्म में चेंज हो गई। यही कारण है कि जो हमारा मटेरियल डेविएशन शो कर रहा है ये अप कर्व डाउन कर्व एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं है और हमारा जो डाउन कर्व है ये इस ग्राफ के लेफ्ट साइड में शिफ्ट होते जा रहा है। इन सब के साथ ही इस ग्राफ में देख पा रहे हैं जो हमारा रेड वाला कर्व है स्यूडो प्लास्टिक मटेरियल का, ये कर्व इस ग्राफ के जीरो से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन वहीं बात करें प्लास्टिक का जो कि ब्लैक कलर से मैंने डिनोट करके रखा है, ये कर्व जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो हमारे प्लास्टिक मटेरियल होते हैं अगर उसके हम ग्राफ प्लॉट करें तो जो हमारा कर्व प्राप्त होता है वो कर्व जीरो से स्टार्ट नहीं होता है और प्लास्टिक मटेरियल यील्ड वैल्यू शो करते हैं। यही कारण है कि जो हमारा प्लास्टिक मटेरियल है वो जीरो से स्टार्ट नहीं किया है हमने और ये इसमें जो यील्ड वैल्यू है वो इंडिकेट कर रहा है। वहीं बात करें स्यूडो प्लास्टिक में जो कि रेड कलर से मैंने कर्व बना कर रखा है इस डायग्राम में, ये स्यूडो प्लास्टिक का कर्व है और इस स्यूडो प्लास्टिक मटेरियल में किसी प्रकार का यील्ड वैल्यू नहीं मिलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा नॉन न्यूटोनियन मटेरियल होते हैं इसका जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं शियर स्ट्रेस एवं रेट ऑफ शियर के बीच तो हमें कुछ इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है। इसमें जो हमारा मटेरियल होता है इस मटेरियल का जो अप कर्व है एवं जो डाउन कर्व है ये डाउन कर्व डेविएशन शो करता है अप कर्व से और ये जो डिस्टेंस है अप कर्व एवं डाउन कर्व के बीच का इस डिस्टेंस को हम लूप ऑफ हिस्टेरेसिस कहते हैं। इस ग्राफ में देख पा रहे हैं जो हमारा मटेरियल शुरू में जेली नेचर का था, फिर हमने शियर स्ट्रेस अप्लाई किया और वो सॉल्यूशंस के फॉर्म में चेंज हो गया और फिर जैसे ही हमने अप्लाइड शियर स्ट्रेस की वैल्यू को रिड्यूस किया हमारा मटेरियल सॉल्यूशन से जेल की तरफ मूव होने लगा और इस डेविएशन जो आ रहे हैं डाउन कर्व का अप कर्व से इस बीच का जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को हम लूप ऑफ हिस्टेरेसिस कहते हैं। वहीं बात करें लूप ऑफ हिस्टेरेसिस की टाइप की तो ये दो प्रकार का होता है।
बुल्ज एवं स्पोर। ये जो हमारा बुल्ज लूप ऑफ हिस्टेरेसिस है, इसका एग्जाम्पल है बेंटोनाइट मैग्मा। वहीं बात करें स्पोर लूप ऑफ हिस्टेरेसिस की, तो उसका एग्जाम्पल है हमारा पेनिसिलिन जी। आइए सबसे पहले हम बुल्ज लूप ऑफ हिस्टेरेसिस के बारे में स्टडी करते हैं। आप अपने डिस्प्ले पर इस ग्राफ को देख पा रहे होंगे। ये ग्राफ हमें तब प्राप्त हुआ जब हम बेंटोनाइट मैग्मा पे शियर स्ट्रेस अप्लाई किए, तो हमें बुल्ज लूप ऑफ हिस्टेरेसिस प्राप्त हो रहा है। इसमें देख पा रहे होंगे इस ग्राफ में जो हमारा अप कर्व है, ये बुल्ज शेप का फॉर्मेशन कर रहा है। आइए अब हम एक डायग्राम की मदद से ये स्टडी करेंगे कि जो हमारा बेंटोनाइट मैग्मा है, इस पे जब हम शियर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो इसका जो अप कर्व है ये बुल्ज शेप का फॉर्मेशन क्यों करता है। आप अपने डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे ये जो स्ट्रक्चर है ये बेंटोनाइट मैग्मा का है। और बेंटोनाइट मैग्मा प्लेट्स के रूप में, एक प्लेट्स बेंटोनाइट मैग्मा दूसरे प्लेट्स बेंटोनाइट मैग्मा के ऊपर अटैच होकर हाउस ऑफ कार्ड का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है और वह स्वेल होकर फॉर्मेशन करता है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का। और इस पे जब हम शियर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो ये जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, इस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन होता है। इसी के कारण जो हमारा अपकर्व है, उस अपकर्व का बुल्ज स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है। क्योंकि जो हमारा बेंटोनाइट मैग्मा है ये प्लेट्स के रूप में प्रेजेंट है और एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर अटैच होकर एक हाउस ऑफ कार्ड का फॉर्मेशन किया और वो स्वेल होकर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लिया। और जैसे ही हमने शियर स्ट्रेस अप्लाई किया, ये जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया था, इस स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन होने लगेगा और जिसके कारण जो हमारा ग्राफ प्लॉट हुआ था, उस ग्राफ का जो अपकर्व है वो बुल्ज हिस्टेरेसिस लूप का फॉर्मेशन करेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि था कि जो हिस्टेरेसिस लूप होता है वो 2 प्रकार का होता है, बुल्ज एवं स्पूर। अभी तक हमने बुल्ज लूप ऑफ हिस्टेरेसिस के बारे में स्टडी किया, अब हम स्पूर लूप ऑफ हिस्टेरेसिस के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो स्पूर लूप ऑफ हिस्टेरेसिस होता है उसका एग्जाम्पल होता है पेनिसिलिन जी। जब हमने पेनिसिलिन जी का ग्राफ प्लॉट किया शियर स्ट्रेस एवं रेट ऑफ शियर के बीच, तो हमें कुछ इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त हो रहा है। इस ग्राफ में देख पा रहे होंगे जो हमारा अपकर्व है, ये ग्राफ का अपकर्व फॉर्मेशन कर रहा है स्पूर लूप ऑफ हिस्टेरेसिस का। इस ग्राफ में देख पा रहे होंगे ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम y से डिनोट करते हैं जो कि स्पूर वैल्यू होता है और ये इक्वल होता है इल्ड वैल्यू। ये जो हमारा इल्ड वैल्यू है ये हमें प्लास्टिक फ्लो में देखने को मिला था। इस इल्ड वैल्यू के ऊपर जो हमारा मटेरियल था वो न्यूटोनियन फ्लो की तरह एक्ट कर रहा था और इस इल्ड वैल्यू के नीचे जो हमारा मटेरियल था वो नॉन न्यूटोनियन फ्लो की तरह एक्ट कर रहा था। लेकिन ये जो हमारा स्पूर का फॉर्मेशन हो रहा है, स्पूर लूप ऑफ हिस्टेरेसिस का, इस ग्राफ में भी हमें एक पॉइंट प्राप्त हो रहा है। इस पॉइंट को हम y से डिनोट कर रहे हैं और इसको हम स्पूर वैल्यू कह रहे हैं जो कि इक्वल है हमारे इल्ड वैल्यू के। और ये जो हमारा पेनिसिलिन जी है जिसका इंजेक्शन के फॉर्म में हम लेते हैं, और इस इंजेक्शन के फॉर्म में जब हम पेनिसिलिन लेते हैं तो जो हमें शियर स्ट्रेस अप्लाई करना पड़ता है इंजेक्शन लगाते समय, वो शियर स्ट्रेस ये जो इल्ड वैल्यू है अर्थात स्पूर वैल्यू है, इसके एबव ही हमें स्पूर वैल्यू के एबव ही हमें शियर स्ट्रेस अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके कारण जो हमारा पेनिसिलिन जी है वो हमारे इंजेक्शन के नीडल के थ्रू होते हुए हमारे टिश्यू फ्लूइड में आकर डिपॉजिट हो जाएगा। और जैसे ही हमारा पेनिसिलिन जी टिश्यू फ्लूइड में आकर डिपॉजिट होगा, वहाँ से वो सस्टेन रिलीज इफेक्ट शो करेगा। क्योंकि जो हमारा पेनिसिलिन जी है इसे हम सस्टेन रिलीज के लिए ही अपने टिश्यू फ्लूइड में इंजेक्ट करते हैं, अर्थात डीपोट फॉर्मुलेशन के तौर पे हम पेनिसिलिन जी का इंजेक्शन अप्लाई करते हैं जो कि हमारे टिश्यू फ्लूइड में जाकर डिपॉजिट हो जाता है और वो सस्टेन रिलीज इफेक्ट शो करता है। मतलब हमें पेनिसिलिन जी का प्रोलॉन्ग इफेक्ट देखने को मिलेगा। जब हम पेनिसिलिन जी को इंजेक्शन में फिल करते हैं तो उसमें जो अप्लाइड फोर्स की वैल्यू होती है वो स्पूर वैल्यू से एबव होती है। अगर हम स्पूर वैल्यू से एबव स्ट्रेस शियर स्ट्रेस की वैल्यू ना अप्लाई करें तो जो हमारा पेनिसिलिन जी है वो इंजेक्शन के नीडल से थ्रू पास नहीं होगा। इसीलिए जो हमें अप्लाइड फोर्स की वैल्यू है उसको स्पूर वैल्यू से एबव रखना पड़ेगा। और इस ग्राफ में जो हमें पॉइंट ये प्राप्त हो रहा है इसे वाई से डिनोट करते हैं।
और ये पॉइंट ही मतलब इस ग्राफ का ये अप कर्व है एक स्पूर लूप ऑफ हिस्टेरेसिस का निर्माण करता है। साथ ही आप इस ग्राफ में देख पा रहे होंगे जो हमारा अप कर्व है एवं डाउन कर्व है ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं है। इस ग्राफ में जो हमारा डाउन कर्व है ये अप कर्व से डेविएशन शो कर रहा है। साथ ही ये जो हमारा डाउन कर्व है ये इस ग्राफ के लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहा है, अर्थात हमारी मटेरियल की कंसिस्टेंसी लॉस हो रही है, उसकी विस्कोसिटी लॉस हो रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा पेनिसिलिन जी है उसकी विस्कोसिटी या फिर कंसिस्टेंसी लॉस होती है, तभी वो जाकर हमारे इंजेक्शन के नीडल के थ्रू पास होकर हमारे टिश्यू फ्लूइड में जाकर डिपॉजिट हो जाता है और वहाँ से वो सस्टेन रिलीज इफेक्ट शो करता है।